दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ख्वाहिश। शाम की चाय अपनी सास को देने के बाद जब मधु ने अपनी सास सावित्री जी से बोली, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं मैं? सावित्री जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। मधु ने गुस्से से कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जियां लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती हूँ, लेकिन जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना? ये सुनकर सावित्री जी चिढ़ते हुए बोली, जबान तो देखो कैची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब दे रही है, जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी। यहाँ ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। मधु बोली, माँ जी, आप मेरे संस्कार की बात ना ही करो, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो मुझे और भी काम है। बच्ची आती होगी ट्यूशन से। मधु इतना कहकर रसोई घर में चली गई, क्योंकि ये उसके ससुराल में रोज होता था। उसके और श्याम के विवाह को 11 साल पूरे हो चुके थे। 10 साल तक चूं भी नहीं किया था उसने, बस सुबह से शाम तक सास ससुर, देवर ननद, पति, बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को बहू मधु ही बुरी लगती। सावित्री जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में मधु से दुगना पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते सविता जी को, जो उनकी जुबान बंद करने के लिए काफी होता। और तो और कहकर जाते, सविता जी, हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। सविता जी को तो खूब जवाब देती छोटी बहू, पर मजाल है उसको सुनाई हो आज तक सावित्री जी ने, क्योंकि सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी वो। पर दूसरी तरफ बेचारी मधु गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने ही सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो श्याम ने साफ कह दिया था, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। मधु भी श्याम की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि श्याम को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ मधु का ध्यान कम ना हो जाए। श्याम मधु को बहुत प्यार करता था, उसी के सहारे वो सविता जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रहती। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब मधु जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर वास्तविक को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, मधु ने एक बात समझ ली थी कि आप जितना जुल्म सहोगे, लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे, लेकिन जिस दिन आप आवाज उठाना शुरू कर दोगे, उस दिन से ही आप पर जुल्म कुछ कम हो जाएगा। मधु खाना बनाते हुए अपनी सोच में गुम थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सविता जी चिल्लाते हुए बोली, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है, दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। सविता जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। मधु दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला, पर इस समय अपनी ननद पूनम को सामने खड़ा देखकर वो आश्चर्य से बोली, अरे पूनम, आप इस समय सब कुछ ठीक है ना? ये सुन पूनम का पारा और चढ़ गया। वो रोती हुई गुस्से में बोली, अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? अपनी बेटी की आवाज सुनकर सविता जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई और अपनी बेटी से चिंता भरी शब्द में पूछा, पूनम, सब ठीक तो है? रात को इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ आए हैं? पूनम बोली, अनर्थ हो गया आपकी बेटी को। उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से निकाल दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल दिखाना भी मत।
के बाद सावित्री जी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर श्याम के बाबू कहाँ मानने को तैयार थे, कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे श्याम और तेरे बाबू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। ये सुन मधु बोली, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले पूनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। पूनम बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। ये सुन सविता जी बोली, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी पूनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है। ये सुन मधु गुस्से में बोली, माँ जी मैं पूनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहिए। तो बोलिए पूनम, क्या बात हुई थी। पूनम फपक फपक कर रोने लगी और बोली, भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा कि मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो तो बता देना। बस इतनी सी बात हुई कि आपके जीजा जी बरस पड़े और कहने लगे, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्चा करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर में शादी हुई है मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। ये सुन आपके जीजा जी भी दो टूका जवाब देते हुए बोले, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। भाभी कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। मधु पूनम की पूरी बात सुन पूनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है पूनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। ये सुनकर सविता जी आग बबूला होते हुए बोली, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। अब मधु की भी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत बोली, माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी आप संस्कार की बात तो मत ही कीजिए, ये आपके ही संस्कार हैं जिसके कारण पूनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इनको। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी पूनम, मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा पूनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। पूनम क्या गलत कहा जीजा जी ने, पता है आपको? जब मैं ब्याह कर आई थी यहाँ तक आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्चे के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे। लगता है बाज रह गई ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने सुनने के बाद भी घर के कामों में लगी रहती हूँ। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होगी पूनम,
मैंने कभी आपको कुछ गलत नहीं समझाया, ना प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और आपको बेइंतहा प्यार करने वाला पति मिला है। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे मधु भाभी, पूनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ पूनम को लेने। ये सुन पूनम आंसू पोंछते हुए बोली, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? मधु बोली, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान होता है, पर उन्हें संजोग कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका, आराम से यहीं रहेंगी, किटी पार्टी कीजिए। पूनम मुस्कुराते हुए बोली, क्यों शर्मिंदा कर रही है भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। ये सुन मधु मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस बस ननद जी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नजरअंदाज कर देते हैं। पूनम बोली, अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। मधु बोली, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। पूनम शर्मा गई, तब तक श्याम और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी बोले, अरे सविता, ये क्या हो रहा है? दामाद जी दरवाजे पर यूं क्यों खड़े हैं? सविता जी अपनी आंखों में पछतावे के आंसू भरे उनसे बोली, जी कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। सविता जी आज मधु को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट कर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। सविता जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी मधु जैसी बहू सबको देना। मधु भी अपनी सास को निहारती रह गई, जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था, क्योंकि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज मधु बहुत खुश थी। आज मधु अपनी सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि आज पूनम को उसने अच्छा रास्ता दिखाया था। उसकी सास भी समझ चुकी थी कि उसे कितनी स्वाभाविक बहू मिली है। आज मधु अपनी छोटी सी जिंदगी में अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी और उसने सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाया था। मधु का पति भी बहुत खुश था, क्योंकि मधु अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरी थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।